हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 29 जनवरी को लिस्टिंग होती है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन या आईआरएफसी की, और लिस्टिंग होती है डिस्काउंट में। तो अगर आपका आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ था तो आप कहीं ना कहीं लॉस में है। तो ये डिस्काउंट में लिस्टिंग क्यों हुई उसके बारे में बताएंगे। अब आपको क्या करना है, तो हमने बहुत रिसर्च की है, बहुत सारे डेटा लाए हैं दोस्तों, और इस वीडियो में आपकी बहुत सारी लर्निंग भी होने वाली है। तो क्या करना है, उसके ऊपर क्या एक्सपर्ट्स की राय है, वो सब चीजें इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों, आईआरएफसी का जो आईपीओ का प्राइस था वो था 26 रुपीज का, और आईपीओ डिस्काउंट में खुलता है। डिस्काउंट में 24 रुपीज 90 पैसा में ये खुलता है, और ये नीचे जाता है 24 रुपए 35 पैसे तक, ये नीचे भी जाता है। और अंत में हम लोग देखते हैं, ये तो एक दिन का ही डेटा है, 24.80 में ये जो आईपीओ है बंद होता है। मतलब एक अच्छी खासी गिरावट है। मतलब जहां हम देख पा रहे हैं अभी कुछ दिनों पहले बर्गर किंग का आईपीओ हो, या फिर सितंबर के महीने में हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ हो जहां बहुत सारा पैसा बना, वैसा यहां नहीं हुआ है। डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई है। अगर आपका यहाँ अलॉटमेंट हुआ है, आपके पास शेयर है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमको आपको ये चीज को समझने की जरूरत है कि ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए था ही नहीं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें बहुत ही क्लियरली बताया था कि कैसे ट्रेंड चल रहे हैं, और इस आईपीओ में पैसा बहुत कम बनेगा। सिर्फ 4-6% का ही यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्राइस था ऊपर दिखा रहा था, और मार्केट अभी गिरी है तो और नीचे यहाँ पर चला गया। लेकिन कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। रिटेल सब्सक्रिप्शन 3.65 टाइम्स था, जो कि बहुत अच्छा था। 4,600 करोड़ का ये आईपीओ था, मतलब गवर्नमेंट ने जो स्टेक बेचा था। तो आज ये जो स्टॉक प्राइस जो बंद हुआ है, तो 32,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो दोस्तों, 32,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है, इसको एक मिड कैप और लार्ज कैप के बीच में ये स्टॉक कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं फिट बैठेगा। हमको लगता है कि ये मिड कैप जो कैटेगरी है वहां पर बिल्कुल ये फिट बैठ सकता है। तो वो चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट या जो डब्बा भाव होता है उसका हम सेकेंडरी रिसर्च करते हैं, और जो हमने पिछली बार हमने जो डिस्कस किया था कि बहुत ही कमजोर था, तो वहां पर पहले ही पता चल गया था कि इस आईपीओ में प्रॉफिट के चांसेस न के बराबर है, और वही हुआ आज के दिन में। और मार्केट चूंकि नीचे है, तो उसकी वजह से भी हमने देखा कि आईपीओ में अच्छा खासा ये जो डिस्काउंट है वो हमको देखने को मिला। कुछ पॉइंट जो अगर आप इन्वेस्टर हैं आपके लिए, एंकर लिस्ट बहुत ही मजबूत है। मतलब कि पहला गवर्नमेंट आईपीओ जहां बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर है, और इनकी तो दोस्तों देखिए 30 दिन का लॉक इन भी होता है। आप और हम तो शायद बेच के चले भी जाएं, लेकिन ये तो कम से कम 30 दिन के लिए है। और जनरली ये 30 दिन तो हम लिख रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी इन्होंने करोड़ों रुपए डाले होते हैं। तो ये लोग लॉन्ग टर्म का ही सोचते हैं। एचडीएफसी, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, निपॉन, ये सब बड़े बड़े नाम है। एचडीएफसी का मतलब एचडीएफसी एएमसी की मैं बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने यहाँ अप्लाई किया है। पिछली बार जो हमने रिपोर्ट्स डिस्कस की थी, सबने ऑलमोस्ट सबने यही कहा था, सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म। अब क्या रीजन है जिसकी वजह से ये कमजोर लिस्टिंग हुई है? तो दोस्तों, आईआरएफसी का जो खराब जो प्रदर्शन रहा है, उसके पीछे जो पॉसिबल रीजन है, पहला तो ग्रे मार्केट प्राइस ही बहुत कमजोर था। डब्बा भाव अच्छा खासा नहीं था, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज, आप निफ्टी को देखिए, सेंसेक्स को देखिए, कुछ दिनों से ये गिर ही रहा है। बहुत अच्छा यहाँ पर हमने दिसंबर में जो देखा, रनअप देखा, यहाँ तक कि जनवरी में भी कुछ दिन हमने जो रनअप देखा कि स्टॉक जो ऊपर जा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर हम देख रहे हैं नीचे गिर रही है मार्केट, और उसका फर्क या उसका जो प्रभाव है
इस पर भी पड़ेगा, आईपीओ में भी पड़ेगा। हमने बड़े बड़े स्टॉक देखे हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, तो वो चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आईपीओ आया था ये मार्केट का ही एक हिस्सा है। और जब बड़ी स्टॉक गिर रहे हैं, देखिए मारुति को आप देख सकते हैं, टाटा स्टील को देख सकते हैं, आप सेंसेक्स को देखिए लगभग 600 पॉइंट गिरा है, निफ्टी 180 पॉइंट गिरा है। तो ये सब जब गिरावट हुई है, अच्छी खासी बड़ी गिरावट हुई है, तो उसकी वजह से ये जो हम देख सकते हैं गिरा हुआ है। बजट हो सकता है उसकी वजह से मार्केट में भी कॉशन हो, और बजट कैसा भी आ सकता है, हमको नहीं पता कैसा आएगा, लेकिन मार्केट अपने आप को तैयार कर रही है कि अगर कुछ एडवर्स बजट आता है तो उसके लिए पहले से ही थोड़ा सा चिंता जैसा माहौल है मार्केट में, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर बजट अच्छा आ जाता है तो फिर हो सकता है फिर से मार्केट एक अलग डायरेक्शन पकड़े, बट अभी कुछ भी बोल पाना बहुत जल्दबाजी होगी दोस्तों। अब क्या करना चाहिए, क्या है बड़े एक्सपर्ट्स की राय। तो दोस्तों हमने रिसर्च किया कि स्टॉक में क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, एक्सपर्ट्स के अलग अलग जो सेकेंडरी रिसर्च किया, ये मनी कंट्रोल से हमने ये सब डेटा लाए हैं, मेहता सिक्योरिटीज, कैपिटल वेया की, तो सबका यही कहना है ये जो आईआरएफसी का शेयर है हमेशा एक लॉन्ग टर्म का ही इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको थोड़ी देर के बाद बिजनेस के आंकड़े बताऊंगा जो कि बिल्कुल अचरज में आपको डाल देंगे। उनका कहने का है कि भविष्य में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा कंपनी में मिल सकता है, और 3 से 4 क्वार्टर मतलब 9 से 12 महीने की होल्डिंग तो बनती ही है। मतलब ये स्टॉक दोस्तों लिस्टिंग गेन के लिए तो था ही नहीं, ये तो बिल्कुल पहले से ही पता था, ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है। लॉन्ग टर्म मतलब 9 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए ही ये स्टॉक है। और भविष्य में मिड कैप के कुछ म्यूचुअल फंड्स जो है, या हो सकता है थोड़ा बहुत स्टॉक बढ़ जाता है तो लार्ज कैप में भी ये आ सकता है। 32,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब बिल्कुल मिड कैप का ये कैंडिडेट है। तो भविष्य में मिड कैप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ये तो एक प्रोबेबिलिटी है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी तो बनती ही है कि बड़े इन्वेस्टर ऑलरेडी यहाँ पर इंटर किए हुए हैं। जो हमने आपको बताया एचडीएफसी है, निपॉन है, इन्वेस्टको है, ये सब ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। हो सकता है भविष्य में वो और यहाँ पर इन्वेस्ट करे। बजट एक ट्रिगर हो सकता है। अब देखिए 1 तारीख को बजट है, मार्केट उसके लिए कॉशस है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट कुछ काम करती है, कुछ बड़े ऐलान करती है, रेलवे के ऊपर कुछ ऐलान करती है रेलवे, तो फिर एक फायदा यहाँ पर मिल सकता है आईआरएफसी के स्टॉक को भी। अंत में बिजनेस के आंकड़े देखिए, कंपनी का 0 एनपीए है, और ये एक एनबीएफसी है। तो दोस्तों जब भी एनबीएफसी होती है, बैंकिंग होती है, तो एनपीए होते ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ही ये लेंड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ही ये लेंड करती है। तो वो हिसाब से अगर आप देखें तो इनकी प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन एक रिस्क भी इसीलिए है क्योंकि पूरा बिजनेस गवर्नमेंट पर ही इनका डिपेंडेंट है। तो ये चीज को आप ध्यान में रखें। करंट प्राइस अर्निंग रेशियो 7.64 है, जो कि अट्रैक्टिव बनाता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है कि इसको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब जो एनबीएफसीज है, समझ लीजिए श्रीराम हुआ, या फिर चोलामंडलम हुआ, या सुंदरम हुआ, हम किसी के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल होगा इसको कंपेयर कर पाना, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग बिजनेस है। तो 7.64 अच्छा है या खराब, ये लॉन्ग टर्म में मार्केट ही हमको बता पाएगी कि हमको ये सस्ते में मिल रहा है या महंगे में मिल रहा है। प्राइस टू बुक 1 से कम है, जो कि एक और अट्रैक्टिव चीज है। जनरली 3 से 4 प्राइस टू बुक होता है, तो हम कहते हैं कि ठीक ठाक है। अलग अलग बिजनेस का अलग अलग प्राइस टू बुक रहता है। जैसे कि बैंक्स का आप देखेंगे, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई या कोटक, तो जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है 3 से 4 का प्राइस टू बुक हो। तो ये 1 से कम है, तो उस हिसाब से हम देखें तो थोड़ा सा सस्ता भी लगता है। अगर पास्ट का आप 3 साल का डेटा देखें तो 3 साल रेवेन्यू ग्रोथ 20% हुआ है, और 20% सीएजीआर हुआ है दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखिए। प्रॉफिट 26% सीएजीआर हुआ है, मतलब कि 3 साल में बिल्कुल डबल के आसपास प्रॉफिट हुआ है। मोनोपोली बिजनेस है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो इसको आकर्षित बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है। तो इसको आप एज एन इन्वेस्टर जरूर ध्यान में रखें। लेकिन ये तो कुछ पॉजिटिव चीजें हुई ही, लेकिन रिस्क को भी आप ध्यान में रखें कि लॉन्ग टर्म का ये स्टॉक है, और भविष्य में किस हिसाब से बड़े इन्वेस्टर्स का इसमें इंटरेस्ट रहता है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा।
क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज में आज की तारीख में देखा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं आज थोड़ा कतरा रहे हैं इन्वेस्ट करने से पहले। तो देखते हैं आईआरएफसी में उनका इंटरेस्ट आता है कि नहीं। मोनोपोली बिजनेस है तो इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड भी हो जाता है कि बता पाना कि इनका बिजनेस का ग्रोथ कैसा होगा, क्योंकि रेलवे ग्रोथ करेगी तो इनका ग्रोथ होगा। तो बिल्कुल उस हिसाब से ये रेलवे पर ही पूरा डिपेंडेंट बिजनेस है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको डेटा मिले होंगे। इसका जो लिस्टिंग जो डिस्काउंट में हुआ है उसको लेकर हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जाननी चाहिए वो हमने बताने की कोशिश की है। रिस्क भी बताया है, रिटर्न भी बताया है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए ये एक स्टॉक है, लेकिन आप अपना एसेट एलोकेशन कभी नहीं भूलिए। अगर ये आपके पोर्टफोलियो का 15-20% है दोस्तों, लास्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी बता रहा हूं आपको। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% अगर हिस्सा है तो आप बहुत ही ज्यादा रिस्क में है। तो कभी भी ऐसा रिस्क ना लीजिए। अगर ये आपके पोर्टफोलियो का 0.5%, 0.2% हिस्सा है तो थोड़ा बहुत लॉस होता है तो शायद आप झेल भी सकते हैं दोस्तों। लेकिन पोर्टफोलियो का अगर ये 15-20% हिस्सा है तो फिर ये बहुत ही गलत है। आपको अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने अपना एसेट एलोकेशन का ध्यान रखा होगा। हर वीडियो में हम यही बताते हैं एसेट एलोकेशन के बारे में और फिलहाल जो मार्केट में जो वोलेटिलिटी चल रही है उसके बारे में। तो मुझे उम्मीद है आप भी उसको फॉलो कर रहे होंगे, अपने एडवाइजर की सलाह भी ले रहे होंगे। दोस्तों कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।